गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय भूगोल का आज अपना अगला टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र, यानी कि आज अपन अपवाह तंत्र या भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है आपके सामने भारत की नदियां, भारत की नदियां या यूं कहें भारत का अपवाह तंत्र। भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। अगर अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो भारत की नदियों को या भारत का जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को अपन 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे? 3 भागों में। यानी कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपके सामने हिमालय, हिमालय का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र पहला कौन सा है? हिमालय का अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र देखें तो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। और तीसरा है आपके सामने आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। ये 3 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं भारत में। पहला है हिमालय का अपवाह तंत्र, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र, यानी कि हिमालयी अपवाह तंत्र वे नदियां जिनका उद्गम स्थल हिमालय क्षेत्र से हो। प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र यानी कि वे नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से हो। आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत वे नदियां सम्मिलित होंगी जो अपने उद्गम स्थल से निकल करके किसी समुद्र, खाड़ी या नदी में अपना जल विलुप्त या नदी में अपना जल न डाल करके बीच मार्ग में ही विलुप्त हो जाए। आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। भारत में बात की जाए तो आंतरिक अपवाह तंत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है गग्गर नदी, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और रेत के दौरों में रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। तो गग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का महत्वपूर्ण या बढ़िया उदाहरण है। हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करें तो इस हिमालयी अपवाह तंत्र में अपन 3 नदियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें से एक है आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियां। दूसरा है आपका सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। और तीसरा है आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपन इन 3 नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार में आपको पता ही है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र शुरू करते हैं। और हिमालयी अपवाह तंत्र में अपन सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। आपके सामने पहली नदी है वो है गंगा नदी तंत्र। कौन सा? गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। दोस्तों इस गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में अगर बात करें अपन तो देखते हैं गंगा नदी तंत्र का उद्गम कैसे होता है। यानी कि गंगा नदी तंत्र की बात करें तो आपके सामने एक हिमनद आएगा, या हिमनद के बारे में आपने सुना होगा, और उस हिमनद का नाम है सतोपत हिमनद। कौन सा हिमनद है? सतोपथ हिमनद। ये सतोपथ हिमनद जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है सतोपथ हिमनद। इस सतोपथ हिमनद की अगर बात करें तो सतोपथ हिमानी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। यानी कि यहां से विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन स्थल के बाद अलकनंदा प्रवाहित होती है। यानी कि सतोपथ हिमनद जो है वहां से मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से तो निकलती है आपकी विष्णु गंगा। कौन सी नदी? विष्णु गंगा, विष्णु गंगा निकलती है। और यह विष्णु गंगा अगर बात की जाए तो विष्णु गंगा जो विष्णु प्रयाग है आपका, कौन सा क्षेत्र है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इस विष्णु प्रयाग का जो क्षेत्र है, विष्णु प्रयाग में यहां पर एक नदी आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा। यानी कि विष्णु प्रयाग में आकर के विष्णु गंगा में मिलती एक नदी जिसका क्या नाम है? धौली गंगा, धौली गंगा। बात समझ में आई? यानी कि विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा तथा धौली गंगा के संगम के बाद यहां से नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा।
अलकनंदा नदी प्रवाहित होती है। फिर इस अलकनंदा नदी की बात करें तो विष्णु प्रयाग के बाद अगला प्रयाग आपके सामने आता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। इस कर्ण प्रयाग की अगर अपन बात करें, इस कर्ण प्रयाग में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी, बात समझ में आई? पिंडार नदी यानी कि विष्णु प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग और कर्ण प्रयाग में आकर के मिलती है कौन सी नदी? पिंडार नदी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो कर्ण प्रयाग के बाद यह अलकनंदा के नाम से ही आगे प्रवाहित होती है। और कर्ण प्रयाग के बाद नेक्स्ट अगले प्रयाग की अगर अपन बात करें तो कर्ण प्रयाग के बाद आपके सामने आएगा रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। इस रुद्र प्रयाग की अगर बात करें तो रुद्र प्रयाग में आकर के जो नदी मिलती है उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। अलकनंदा में दाईं ओर से मिलती है और दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है यहाँ पर सहायक नदी, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी दाईं ओर से आकर के मिलती है रुद्र प्रयाग में। आपको पता होना चाहिए 2013 में जो बाढ़ आई थी, यानी कि जो 2013 में जो बाढ़ आई थी वो इस मंदाकिनी नदी में ही आई थी। 2013 में जो बाढ़ आई थी वो बाढ़ इस मंदाकिनी नदी में ही आई थी। बात क्लियर हो गई? तो मंदाकिनी नदी दाईं ओर से रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। और इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो रुद्रप्रयाग के बाद अगला आपके सामने जो प्रयाग है उस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। कौन सा एरिया है? देवप्रयाग। देवप्रयाग की अगर बात करें तो इस देवप्रयाग के क्षेत्र में गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी। यानी कि जो गंगोत्री हिमनद है, कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। इस गंगोत्री हिमनद की अगर बात करें अपन तो गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? भागीरथी। यानी कि गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी प्रवाहित होती है और भागीरथी आकर के मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से। किससे मिलती है? अलकनंदा से। यानी कि गंगोत्री हिमनद की अगर बात करें तो गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी। भागीरथी नदी। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी आकर के देवप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। ये अलकनंदा ही प्रवाहित हो रही है, अलकनंदा से मिलती है। और अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का जो संगम स्थल होता है, इस संगम स्थल के बाद जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। यानी कि गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है तथा देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ भागीरथी का संगम होने के बाद यह गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। यानी कि देवप्रयाग के बाद जो धारा प्रवाहित होती है वो किस नाम से प्रवाहित होती है? गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो भागीरथी से गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से, और देवप्रयाग के बाद जो धारा है वो गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। बात क्लियर हो गई आपके सामने? यानी कि अपन बात करें तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा तथा विष्णु गंगा के संगम स्थल के बाद अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होती है। अलकनंदा सतोपथ हिमनद से विष्णु गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा नाम से, फिर कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिलती है, फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। 2013 में जो बाढ़ आई थी वो मंदाकिनी नदी में ही आई थी। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। देवप्रयाग के बाद जो धारा प्रवाहित होती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री जो हिमनद है, इस गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। यानी गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है गंगोत्री हिमनद से। क्लियर हो गई बात? इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो देवप्रयाग के बाद की अगर स्थलाकृति अपन देखते हैं तो देवप्रयाग के बाद की अगर अपन बात करें तो देवप्रयाग के बाद अगर देखें तो देवप्रयाग के बाद किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है? देवप्रयाग के बाद की अगर स्थलाकृति के संदर्भ में अपन बात करें तो आप यहां देखिए, आपको बताया था कि देवप्रयाग का जो क्षेत्र है वहां पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम के बाद गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। और गंगा नदी उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए अंततः बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त, या यूं कहें बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। अब अगर यहाँ पर बात करें अपन गंगा नदी के संदर्भ में, तो गंगा नदी के संदर्भ में अगर बात करें, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं कौन सी नदी, गंगा नदी, और गंगा नदी के संदर्भ में बात करें तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों की अगर अपन बात करें कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, तो मैंने बताया था आपको कि देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। उसके बाद जो धारा प्रवाहित है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा का उद्गम गोमुख हिमनद या गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से होता है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो गंगा नदी पहाड़ों से पहली बार ऋषिकेश के निकट मैदानी भाग में उतरती है। ऋषिकेश के निकट पहली बार पहाड़ों से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड में दूसरा शहर महत्वपूर्ण है हरिद्वार। कौन सा शहर? हरिद्वार। यानी कि ऋषिकेश और हरिद्वार ये दोनों जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो याद रहे, गंगा नदी पहली बार पहाड़ों से मैदानी भाग में प्रवेश करती है ऋषिकेश के निकट, और उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश तथा हरिद्वार दोनों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। फिर उत्तराखंड के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश राज्य में इसके किनारे कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी तीन महत्वपूर्ण शहर स्थित है, जिसमें से एक का नाम है आपके सामने क्या? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहले आएगा कानपुर का एरिया। कौन सा एरिया? कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम क्या है? कानपुर। और कानपुर के बाद अगर बात करें तो दूसरा शहर आएगा आपके सामने प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद अगर बात करें तो अगला शहर आएगा आपके सामने वाराणसी। यानी कि प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी जो ये तीनों शहर है ये उत्तर प्रदेश राज्य के शहर है, और ये तीनों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बात समझ में आई? तीनों शहर किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आगे अगर अपन बात करें तो यह नदी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार राज्य में जाती है, और बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना। कौन सी? पटना गंगा तथा सोन नदी के किनारे स्थित है। तो पटना जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगर आगे बात करें, बिहार के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यहाँ बांग्लादेश में इसकी एक शाखा प्रवाहित होती है जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। मैं पुनः रिपीट करता हूं कि गंगा नदी पहली बार ऋषिकेश के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश तथा हरिद्वार नगर होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी शहरों में बहते हुए बिहार में जाती है। बिहार की राजधानी पटना गंगा के किनारे स्थित है। बिहार के बाद यह नदी झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और अंततः बांग्लादेश में पहुंचती है। इस प्रकार से इस नदी का प्रवाह क्रम अपन ने देखा। अब अगर यहाँ पर बात करें तो गंगा की एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा की शाखा को हुगली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में यह नदी किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा के नाम से। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर के निकट से या तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद नामचा बरवा पर्वत के निकट से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए अंततः यह बांग्लादेश पहुंचती है। और बांग्लादेश में पहुंचने के बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलती है, किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलने के बाद
जो संयुक्त गंगा की शाखा यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो संयुक्त शाखा प्रवाहित होती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हो? यानी कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र हुआ। मैं पुनः यहाँ आपको समझा देता हूं कि जो गंगा नदी है आपकी, कौन सी नदी है? गंगा नदी। इस गंगा नदी के प्रवाह तंत्र की अगर अपन बात करें, प्रवाह क्षेत्र की अगर अपन बात करें, तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होने के बाद यह जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद ये जाती है बिहार में प्रवाहित होने के बाद यह नदी जाती है झारखंड में प्रवाहित होने के बाद यह नदी जाएगी कहां पर? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद अंत में बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद अंततः सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। क्लियर हो गई ना बात? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, जिसमें गंगा नदी का सर्वाधिक या सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की अगर बात की जाए तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है, जबकि झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य में इसका न्यूनतम अपवाह तंत्र है। तो सर्वाधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम अपवाह क्षेत्र किसमें है? झारखंड राज्य में न्यूनतम अपवाह क्षेत्र है। तो ये अपवाह क्षेत्र आपको समझ में आया होगा। यानी कि गंगा की अगर कुल लंबाई की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? गंगा की कुल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। बात समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं नदी, कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं अपन? गंगा नदी तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं? गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र के उद्गम की अगर बात की जाए, यानी कि गंगा नदी के उद्गम की अगर अपन बात करें, तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। कहां से होता है? गंगोत्री या गोमुख हिमनद से। गंगोत्री हिमनद के से गंगा नदी का उद्गम होता है। फिर उद्गम के बाद अगर बात की जाए तो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र, किसकी बात करें अपन? गंगा नदी के बहाव क्षेत्र की। गंगा नदी के बहाव क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तक। यानी कि उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश और हरिद्वार, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश राज्य कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, फिर बिहार में पटना, फिर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा की एक शाखा, गंगा की जो एक शाखा है वह हुगली के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? हुगली के नाम से प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल के बाद अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी जाती है कहां पर? बांग्लादेश। कहां पर जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त शाखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। मेघना क्या है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त शाखा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त शाखा, संयुक्त शाखा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से, संयुक्त शाखा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। अब अगर बात की जाए तो गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा की सर्वाधिक लंबाई है, जबकि झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में गंगा की न्यूनतम लंबाई है। क्या है? न्यूनतम लंबाई है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद बहाव क्षेत्र के बाद अगर देखा जाए तो गंगा नदी का मुहाना, किसकी बात कर रहे हैं अपन? गंगा नदी का मुहाना। तो गंगा नदी के मुहाने की अगर बात की जाए तो मुहाना है इसका कहां पर? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी का मुहाना कहां है? बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है?
बंगाल की खाड़ी में। और डेल्टा की अगर बात की जाए, किसकी बात करें अपन, डेल्टा की अगर बात करें तो गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदर वन डेल्टा, यानी कि सुंदरी वृक्षों की यहां पर अधिकता है। तो बात क्लियर हो गई। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद, देवप्रयाग में अलकनंदा नद तथा भागीरथी के संगम के बाद गंगा के नाम से प्रवाहित। बहाव क्षेत्र 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त शाखा मेघना के नाम से प्रवाहित होती है। अंत में मेघना के नाम से ही सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। गंगा की वह शाखा जो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होती है हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है, जबकि न्यूनतम लंबाई झारखंड राज्य में है। गंगा नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर आगे बात करें तो कुछ फैक्ट हैं। गंगा नदी की लंबाई की अगर बात की जाए तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, तथा गंगा नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से, किससे, अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो आगे अगर अपन बात करें तो सन 2008 में, कब की बात कर रहे हैं अपन, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। क्या घोषित किया, राष्ट्रीय नदी। 2008 में गंगा को क्या घोषित कर दिया, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। और 2017 की अगर बात करें तो 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा, इसके द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा गंगा तथा यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया, जीवित मानव या जीवित नदी का दर्जा दिया है गंगा और यमुना को उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। कब दिया, सन 2017 में। तो ये गंगा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हुए। अब देखते हैं गंगा नदी का नेक्स्ट मानचित्र या डायग्राम के अनुसार गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदियों की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गंगा की सहायक नदियों की। गंगा की सहायक नदियों की अगर अपन बात करें तो गंगा की सहायक नदियां दो तरह से बांट के पढ़ेंगे, एक तो दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां और एक बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियों में अगर देखें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि दाएं किनारे से मिलने वाली, यानी कि दाएं किनारे की सहायक नदियां, गंगा की दाएं किनारे की सहायक नदियां। दाएं किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो दाएं किनारे से जो मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां है उसमें है एक तो आपकी यमुना और एक सोन। दो प्रमुख नदियां हैं, यमुना और सोन। पुनपुन भी मिलती है, यमुना और सोन। अगर यमुना नदी की अपन बात करें, किसकी बात करें, यमुना नदी, तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वह उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद के निकट बंदर पूछ की पहाड़ी, बंदर पूछ की पहाड़ी। और यह पड़ता है आपका यमुनोत्री के निकट। किसके निकट, यमुनोत्री के निकट बंदरपूंछ की पहाड़ी से यमुना नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री हिमनद के निकट बंदरपूंछ की पहाड़ी से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में बहने के बाद यमुना नदी, अपन किसकी बात कर रहे हैं, यमुना नदी की बात कर रहे हैं। और यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में बहने के बाद यह पहुंचती है दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने के बाद हरियाणा
और हरियाणा के बाद अंततः उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। यानी कि इसका अपवाह तंत्र उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्लियर हो गई ना बात? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज के निकट यमुना में मिल जाती है। आगरा शहर यमुना के किनारे ही स्थित है। अगर यहाँ पर बात करें अपन तो बंदरपूंछ की पहाड़ी से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रयागराज का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? प्रयागराज। इस प्रयागराज में आकर के यमुना अपना जल गंगा में उड़ेल देती है या गंगा में सम्मिलित होती है। यमुना की अगर बात करें तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक। यमुना की अगर कुल लंबाई की अगर बात की जाए, इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है तथा यमुना की सबसे लंबी सहायक है। इसके बाद अगर बात करें यमुना की सहायक नदियों की, तो यमुना की सहायक नदी है आपके सामने एक तो चंबल नदी। कौन सी? चंबल। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल के बाद अगर बात करें तो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है सिंध। फिर अगर देखा जाए तो अगली सहायक नदी है बेतवा, और फिर अगर बात करें अपन तो एक और है केन। कौन सी? केन। चंबल की बात करें तो चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल का उद्गम जानापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध नदी का उद्गम भी विदिशा मध्य प्रदेश से होता है और अंततः उत्तर प्रदेश में यह यमुना में मिल जाती है। फिर बात करें बेतवा, तो बेतवा नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन की पहाड़ी से होता है। रायसेन की पहाड़ी से निकलने के बाद अंततः यह भी यमुना में अपना जल डालती है। केन की बात करें तो कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से केन नदी का उद्गम होता है। यह हो गई यमुना नदी। यमुना के बाद अगर आगे बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण गंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी पटना के निकट, यानी यूं कहें कि कलिहार, बिहार जो है पटना के निकट एक क्षेत्र पड़ता है कलिहार, उस कलिहार नामक स्थान से गंगा में अपना जल डालती है। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी। इस सोन नदी की अगर अपन बात करें तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से सोन नदी का उद्गम होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और फिर बिहार में कलिहार के निकट गंगा में अपना जल डालती है। यानी कि सोन और गंगा नदी के किनारे या इनके इसी क्षेत्र में पटना शहर स्थित है। तो क्लियर हो गई बात। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। भारत में अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जिसका उद्गम बंदरपूंछ की पहाड़ी यमुनोत्री हिमनद के निकट से होता है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल, जिसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। यमुना जो नदी है वह गंगा में दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली दूसरी प्रमुख नदी है सोन नदी। अब अपन बात करते हैं अगली बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, यानी कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनकी अपन बात करेंगे। बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में अगर देखें, बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां, बाएं ओर से मिलने वाली, बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। तो नंबर 1 पर अपन देखते हैं बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है आपके सामने रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा। इस रामगंगा नदी की अगर बात करें तो रामगंगा नदी का उद्गम होता है नमिक हिमनद से। कहां से होता है? नमिक हिमनद से। कहां से होता है? नमिक हिमनद, यानी कि नमिक हिमनद जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, नमिक हिमनद, इस नमिक हिमनद से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और यह रामगंगा नदी
नमिक हिमनद से निकलने के बाद यूं कहें कि उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कार्बेट नेशनल पार्क, आपने नाम सुना होगा, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कार्बेट। कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क को जलापूर्ति करते हुए, किसको? जिम कार्बेट नेशनल पार्क को जलापूर्ति करते हुए जो कन्नौज शहर स्थित है, इस कन्नौज के निकट गंगा में अपना जल डाल देती है, यानी कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है रामगंगा नदी। तो पहली नदी पड़ी अपन ने बाई किनारे से, कौन सी है? रामगंगा नदी। और इस तरफ अगर मैं बात करूं तो इस तरफ आपकी ये यमुना नदी है ही है। कौन सी नदी है? ये वाला क्षेत्र यमुना का है। क्लियर हो गई बात? तो दूसरी नदी की अगर बात करें अपन रामगंगा, तो रामगंगा के बाद अगर देखा जाए तो दूसरी नदी है आपके सामने जिसका नाम है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती नदी। इस गोमती नदी की अगर बात करें तो गोमती नदी का उद्गम होता है गोमट झील के निकट से। कहां से होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है गोमट झील। कहां से? गोमट झील उत्तर प्रदेश राज्य। गोमट झील उत्तर प्रदेश से गोमती नदी का उद्गम होता है। यह गोमट झील से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश राज्य में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में यह नदी गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। किसके निकट? गोमती नदी गोमट झील गंगा की सहायक और गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। किसके निकट? गाजीपुर। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में यह किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो क्लियर हो गई बात गोमती नदी की। गोमती नदी का उद्गम गोमट झील उत्तर प्रदेश से होता है तथा गाजीपुर के निकट उत्तर प्रदेश राज्य में ही यह किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें तो अगली नदी है आपके सामने नंबर 3, और इस नदी का नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। घाघरा नदी। इस घाघरा नदी की अगर बात की जाए तो घाघरा नदी का उद्गम होता है, घाघरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। कहां से होता है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। जो तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, इस तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है घाघरा नदी, और अंततः घाघरा नदी जो है प्रयागराज से पहले, प्रयागराज का जो एरिया है, इस प्रयागराज के एरिया से, प्रयागराज नहीं, पटना, पटना से पहले उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, उस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है और अंततः उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस क्षेत्र से आती है आपके एक नदी जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और यहां पर स्थित है पटना। क्या स्थित है? पटना स्थित है। इस पटना के बाद की अगर अपन बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है नंबर 4 पर गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। इस गंडक नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। अंततः सोनपुर बिहार का जो क्षेत्र है, इस सोनपुर के निकट यह नदी गंगा में मिल जाती है। किसके निकट? जो सोनपुर है, बिहार का क्षेत्र है सोनपुर, इस सोनपुर के निकट ये वाला क्षेत्र है आपका पटना। कौन सा है? पटना। और ये नदी कौन सी है? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन। अमरकंटक से निकल रही है। गंडक नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकल करके बिहार राज्य में सोनपुर के निकट किसमें मिलती है? गंगा में मिल जाती है। उसके बाद अगर गंडक के बाद आगे बात करें तो गंडक के बाद नेक्स्ट नदी है आपके सामने जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। इस कोसी नदी की अगर बात की जाए तो कोसी नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? कोसी नदी। इस कोसी नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है और अंततः यह भी बिहार का जो क्षेत्र है उस बिहार के क्षेत्र में आकर के गंगा में मिल जाती है। बिहार राज्य में गंगा में मिलती है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। इस कोसी नदी के बारे में अगर बात करें, इस कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक कहा जाता है। अंत में अगर बात करें तो बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है आपकी जिसका नाम है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा।
महानंदा पश्चिम बंगाल राज्य से निकलती है, और पश्चिम बंगाल राज्य से निकलने के बाद यूं कहें कि बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी है। बात क्लियर हो गई। ये था आपका गंगा नदी तंत्र, यानी कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। पटना किसके किनारे स्थित है? तो गंगा के किनारे स्थित है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है कि रामगंगा गोमती का घाघरा गंडक कोसों दूर महानंदा में ले गया। क्लियर हो गई ना बात? क्रम से याद रखना कि रामगंगा गोमती का घाघरा गंडक कोसों दूर महानंदा में ले गया। बात करें तो रामगंगा नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क को जलापूर्ति करती है। वहीं अगर बात की जाए आगे तो गंडक नदी की अगर बात करें तो गंडक नदी बिहार राज्य में वाल्मीकि नेशनल पार्क को जलापूर्ति करती है। किसको? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति करती है गंडक नदी। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आपकी गंगा नदी। थैंक यू।